अंग्रेजों का अनुकरण 1947 से लेकर के और 2014 तक चलता रहा कि हम 370 हटाएंगे, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होगा, कि हम कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सब बात करने के बाद सब लोगों की सहमति से उन्होंने पटना में बैठक बुलाई थी। जी। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और हमारे साथ हैं आज वो महान व्यक्ति जिन्हें पत्रकारिता का हस्ताक्षर और देश का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक माना जाता है, जिन्होंने लगभग 6 दशक से हर बड़ी और छोटी राजनीतिक घटना पर करीबी नजर बनाए रखी है। आपको वो दौर याद होगा जब देश में आपातकाल लगा था। उस समय एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसने जनमत तैयार किया और उस आंदोलन के नायक भी वही थे। हम बात कर रहे हैं आदरणीय युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब की, जिन्हें हम बाबूजी भी कहते हैं। बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी, कई सारे सवालों के साथ हम यहाँ आए हैं। तो क्या बाबूजी, ये जो राजनीति को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का आपने उदाहरण दिया कि इस तरह के पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए, तो क्या मोदी युग जिसे आप 2014 के बाद से बताते हैं, तो क्या राजनीति की दिशा बदल गई है? अब अगर आप हिंदू विरोध की बात करेंगे तो आप राजनीति में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। इसमें राजनीति से ज़्यादा दूसरी बातें भी हैं, और दूसरी बातें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक अभियान चलाया। जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव से एक सांस्कृतिक जागरण पैदा हुआ। लोग अपने अपने स्थानों पर उन स्वाधीनता सेनानियों को खोजने लगे जिनको भुला दिया गया था, और ऐसे हजारों उदाहरण सामने आते हैं जब लोगों ने अनाम अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों को खोजा, उनकी जीवनी बनाई, उनकी किताब बनाई। ये सांस्कृतिक जागरण जब किसी देश में, किसी समाज में होता है तो वह अपनी जड़ों की तरफ लौटता है, अपनी जड़ों को पहचानने की कोशिश करता है, और हमारा अतीत क्या है, वो कितना वैभवशाली था, इसको जानने की कोशिश करता है। अंग्रेज़ों ने जो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम पैदा किया, या अंग्रेज़ों ने जिस बात को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो यही था कि हमारे समाज में उसने एक आत्मगौरव की जगह आत्महीनता का भाव पैदा किया, शिक्षा से, संस्कृति से, इतिहास से। और दूसरी तरफ अमृत महोत्सव काल में फिर से अपने आत्मगौरव को लोग याद करने लगे। इसको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि 1905 का जो समय है वह 1905 से 1908, ये केवल 3 साल हैं ऐसे आज़ादी के आंदोलन में जहाँ सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक लहर चली थी, और जिसका नेतृत्व 4 लोगों ने किया था। बिपिन चंद्र पाल ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था,
और उसकी अंतरधारा में श्री अरविंदो थे। जी लेकिन 1908 के बाद अंग्रेजों ने अपनी चाल चली। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, तिलक मांडले जेल में चले गए, बिपिन चंद्र पाल लंदन चले गए और श्री अरविंदो ने पांडिचेरी में आश्रम बनाकर योग या कहना चाहिए कि संन्यास ले लिया। जी तो वो कड़ी टूट गई और उसके बाद 1920 से जो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वाधीनता आंदोलन चलाया, परिणाम स्वरूप जो आज़ादी मिली उसमें अंग्रेजों का अनुकरण 1947 से लेकर के और 2014 तक चलता रहा। जी उसमें प्रधानमंत्री जो भी रहे हों उन्होंने व्यवस्था को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। ये 2019 के बाद से खास तौर पर जो परिवर्तन होने लगे हैं और कई तरह के परिवर्तन हुए हैं, तो उसमें एक सांस्कृतिक जागरण भी है। दूसरा, ये पहला चुनाव है, पिछले किसी चुनाव से इसकी तुलना इसलिए भी नहीं है कि ये पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का नेतृत्व लोगों को कह सकता है कि हमने जो वादे किए थे उसको पूरा किया। जी बाबू जी। और वादे बीजेपी का या बीजेपी से पहले बीजेपी जनसंघ का रूपांतरण है। जनसंघ के ज़माने से उसका तीन वादे थे। 3 से उसकी पहचान थी कि हम 370 हटाएंगे, जी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होगा, हम संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। कॉमन सिविल कोड ले आने से भारत में जो नागरिकता का प्रश्न है वो हल होता है और धर्म में जो भेदभाव होता है हो सकता है वो भी कम होता है। उसी तरह से अयोध्या का प्रश्न था और अब इन प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से या यूँ कहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ और बिल्कुल ये असंभव सी बात होती है कि जो मंदिर वर्षों में बनता है वह 2020 में उसका शिलान्यास हुआ और 2024 में 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी बाबू। तो ये उस प्राण प्रतिष्ठा से केवल अयोध्या के मंदिर पर फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अगर कोई सर्वे करे, इस बात को जानने की कोशिश करे, तो हिंदू समाज में या किसी भी धार्मिक समाज में मंदिरों का स्थान वैसे ही है जैसे कि वह पूरे जीवन के में जितने आयाम है सब आयामों से मंदिर जुड़ा हुआ। अब मंदिरों की उस तरह से जो है वो फिर से वो समाज के जीवन से मंदिरों का जुड़ाव उस रूप में शुरू हुआ है। मैं अभी भी कुछ दिन पहले गया था, 3 मार्च को मैं महाकाल गया था। मैं महाकाल 66-67 से जाता हूँ, उसके आसपास कई स्थान हैं, वहाँ जाता रहा हूँ। महाकाल का जो कॉरिडोर बना है यानी परिक्रमा जिसको कहेंगे, तो वहाँ हमने 2 मार्च की शाम को हम और आर.के. सिन्हा जी दोनों साथ में थे। हम लोगों ने, एक अफसर ने कहा कि 15-20 मिनट में आप लोग उसको देख लेंगे और कल मंदिर जा सकते हैं। हम लोगों ने 2 घंटे बिताया वहाँ जी। और हम लोगों ने, मैंने कोई हम अकेले नहीं थे वहाँ, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग रहे होंगे, ज़्यादातर हर उम्र के लोग थे
लेकिन मैं उनके का चेहरा देख रहा था, उनके आँखों की में जो चमक थी उसको मैं देख रहा था। यानी मंदिर के आसपास कोई ऐसा स्थान बन गया है जहाँ वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और ये पूरे देश में हुआ है। प्रधानमंत्री ने सेकुलरिज्म की जो एक नासमझी थी, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के बारे में एक सही समझ है कि जो, और भारतीय मनीषा ने जो सबसे बड़ी खोज की है वो खोज की है कर्म के सिद्धांत। जी। कर्म के सिद्धांत का जो नियम बनता है, उस नियम का जो पालन करता है वो धर्म का पालन करता है। ये धर्म कोई दूसरी चीज नहीं है। कर्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। जी। और केवल उत्तर भारत में नहीं किया, दक्षिण भारत भी गए, वो केरल भी गए, तमिलनाडु भी गए, कर्नाटक भी गए, उसी तरह से असम में भी गए। यह अपने आप में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा हो गया है, क्योंकि ये यात्रा लंबी, जिस ये यात्रा कह सकते हैं कि 1000-1500 साल पहले जो हम पीछे चले गए थे 1-1500 साल के दौरान, अब उसको फिर से उसको वापस ले आने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत अच्छी हो गई है। लोगों के में एक विश्वास पैदा हुआ है, और इसलिए ये चुनाव आप देखिए, कांग्रेस में ऐसी भगदड़ जी तो पहले कभी नहीं थी। जी। और ये इस चुनाव में राजनीतिक चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। लोगों का बीजेपी में आना ये एक चुनाव के समय में होता है, लेकिन ये सामान्य ढंग से नहीं हो रहा है, असामान्य ढंग से हो रहा है। उसी तरह से एक तरफ जब इंडिया जिसको कहते हैं, कुछ लोग उसको इंडी कहते हैं जी। और प्रधानमंत्री ने उसका सही नाम दिया है घमंडिया गठबंधन जी। तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन बना तो लोगों को लगा कि ठीक है, एनडीए के सामने एक मजबूत विपक्ष, विकल्प तो नहीं, विपक्ष तो मजबूत विपक्ष आएगा तो लोकतंत्र के लिए वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने उसका जो नामकरण किया है वो बहुत सटीक नामकरण है। उसका कारण यह है कि उसमें घमंड भी है और घमंड के कारण षड्यंत्र भी है। एनडीए की इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई जिसमें कन्वीनर का निर्णय होना था, उसमें प्रश्न ये था कि उसका कन्वीनर कौन बने। जी। तो नीतीश कुमार ने उसकी पहल की थी, और विपक्ष की राजनीति में हमेशा ये परंपरा रही है कि जो पहल करता है उसे ही संयोजन का जिम्मा देता है, दायित्व दिया जाता है। जी। हम इसके अनेक उदाहरण आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहल की थी तो वो राष्ट्रीय मोर्चा के कन्वीनर थे। जी। उस बाद में एनटी रामाराव उसके कन्वीनर बने। इस गठबंधन में प्रश्न था कि कौन कन्वीनर हो। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से बात करने के बाद सब लोगों की सहमति से उन्होंने पटना में बैठक बुलाई थी। जी।
पटना में जो बैठक बुलाई गई थी तो उन्होंने पहल की। अब उसी उम्मीद से वो दिल्ली आए थे और इधर षड्यंत्र करके खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया जी। और षड्यंत्र में दो लोग शामिल थे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनको समर्थन राहुल गांधी ने दिया। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने। जी। उसी दिन वो गठबंधन बिखरने की तरफ बढ़ गया। आज वो गठबंधन है, बराए नाम है, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये चुनाव अब जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन कह लीजिए उसको, तो विपक्ष के का ये दुर्भाग्य है कि 1971 से लेकर अब तक केवल एक बार ऐसा महागठबंधन बना है जिसने कि विजय पाई। बाकी सारे महागठबंधन जो बने, जैसे 1971 में भी एक महागठबंधन बना था, उसका नाम भी महागठबंधन ही था जी, 4 दलों का, और समय समय पर महागठबंधन बनते रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में जो महागठबंधन बना है वो उस महागठबंधन के नेता खड़गे नहीं है जी, खड़गे संयोजक हैं जी। लेकिन महागठबंधन में जब ये सवाल आएगा, मान लीजिए महागठबंधन को कुछ सीटें मिल जाती हैं और महागठबंधन के सामने जब प्रधानमंत्री का सवाल आएगा तो उस लोगों को मालूम है कि वो चेहरा राहुल गांधी है। तो ये चुनाव 2 महागठबंधनों के बीच नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच है।